वेलकम टू यूनिवर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग। आज जो हमारा पोस्ट आर का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। ठीक है, जैसे हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स पढ़ रहे हैं, एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं माइकोबैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया की एक टाइप है। जब हम माइकोबैक्टीरिया को किल करने के लिए ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, वी कॉल देम एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। माइकोबैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया होते हैं, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि दरअसल ये एरोबिक एसिड फास्ट रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, बेसिलाई है। एरोबिक यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करता है। और इसकी सबसे खास बात ये है एसिड फास्ट। देखिए, बैक्टीरिया नॉर्मली दो तरह का होता है। बैक्टीरिया या तो ग्राम पॉजिटिव होता है या बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया है। कुछ बैक्टीरिया ना ही ग्राम पॉजिटिव है ना ही ग्राम नेगेटिव है, वो थर्ड क्लास में आते हैं, दैट इज नोन एज एसिड फास्ट। एसिड फास्ट बैक्टीरिया में एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया आता है दैट इज माइकोबैक्टीरिया। और माइकोबैक्टीरिया की भी बहुत सारी क्लासेस हैं। जैसे देखा जाए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम एवियम, माइकोबैक्टीरियम बोवीज, कन्नासी, चेलोन। तो यानी कि मुख्तलिफ तरह के माइकोबैक्टीरियम है। ज़्यादातर कॉमन बात जो आपने ट्यूबरकुलोसिस का नाम सुना हो, जिसको टीबी कहते हैं। बेसिकली जो टीबी की बीमारी है, ये दरअसल एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, स्पेसिफिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा एक दूसरी बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं लेप्रोसी, दैट इज बिकॉज ऑफ द माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो हम इस लेक्चर में बेसिकली इन दो बैक्टीरिया को डिस्कस करेंगे और इनकी ट्रीटमेंट में बात करेंगे। सबसे पहले देखें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये जो बैक्टीरिया होता है, इट इज़ अ वेरी स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, दैट मीन्स 18 घंटे लेता है डबलिंग टाइम। वैसे नॉर्मल होता है 20 मिनट्स। एक बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर डबल हो जाता है। 2 हैं तो 4 हो जाएंगे, 4 हैं तो 8 हो जाएंगे, 8 हैं तो 16 हो जाएंगे। 20 मिनट का फर्क होता है। लेकिन माइकोबैक्टीरियम एक बहुत स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। 18 घंटे बाद ये डिवाइड करता है, अपने आप को डबल करता है। पहली बात। दूसरी बात, दैट इज ऑब्लिगेट एरोब। ऑब्लिगेट एरोब का मतलब है कि ये सिर्फ उस जगह पे ग्रो करेगा जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगी। अब जैसे देख लें, ऑक्सीजन ज्यादा होती है लंग्स में, किडनी में, ब्रेन में, बोन्स के अंदर। तो क्योंकि इन ऑर्गन्स में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी इन्हीं ऑर्गन्स में ज्यादा ग्रो करेगा। और एक जगह से दूसरी जगह, ये एक पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट होता है बाय एयरोसोल, यानी एयर के थ्रू, कफिंग के थ्रू ये ट्रांसमिट हो सकता है। जब ये किसी बंदे के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, तो ये डिजीज कैसे कॉज करता है? तो इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो दो तरह की है। या तो प्राइमरी पैथोजेनेसिस या सेकेंडरी होती है। प्राइमरी यानी कि किसी पर्सन के अंदर फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो रहा है। सेकेंडरी का मतलब है कि एक पहले इन्फेक्शन हो चुका है, अब फिर से री इन्फेक्शन हो रहा है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन ज्यादातर होता है लोअर लंग्स में, एक गोन्स फोकस बन जाता है, यानी एक स्पेसिफिक एरिया बन जाता है जहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। फिर अगर लंग्स के किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो गया है, तो फिर उस जगह पे जो टिश्यू होता है वो फाइब्रस बन जाता है, वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी फाइब्रस टिश्यू आ जाता है और लंग्स वाला टिश्यू डैमेज हो जाता है। इससे प्रोग्रेसिव लंग डिजीज, आराम आराम से लंग्स में ये डिजीज फैलती रहती है और एक टाइम पे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, यानी कि बहुत खतरनाक कंडीशंस बन जाती हैं, फैटल कंडीशंस बन जाती हैं। ब्लड के थ्रू माइकोबैक्टीरिया जो है स्प्रेड करना शुरू कर देता है। और ऐसी कंडीशन की जिसमें बैक्टीरिया ब्लड के अंदर आ जाए, वी कॉल इट बैक्टीरीमिया। तो ये बहुत फैटल, बहुत क्रिटिकल कंडीशंस बन जाती हैं। ये दैट इज प्राइमरी। सेकेंडरी होता है कि पहले डिजीज हो चुकी थी, अब फिर से वो डिजीज रिपीट हुई है। तो ये डायरेक्टली भी रिपीट हो सकती है या जिंदगी के किसी लेट फेज में भी रिपीट हो सकती है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो बाकी ड्रग्स से बहुत डिफरेंट है। देखिए, क्योंकि ये ना ही ग्राम पॉजिटिव है ना ही ये ग्राम नेगेटिव है, तो इसकी जो सेल वॉल है वो दोनों बैक्टीरिया से डिफरेंट है। इस वजह से हम इसके लिए जो मेडिसिन यूज करेंगे वो भी बाकियों से डिफरेंट होगी। इसमें 4 तरह की ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, बस आपने सिंपल ये बात रखनी है, याद रखनी है कि माइकोबैक्टीरियम को किल करने के लिए 4 तरह की मेडिसिन यूज होती हैं। सबसे पहले है आइसोनायाजिड, फिर दूसरी रिफेम्पिन, फिर इथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड।
ये 4 मेडिसिन्स यूज़ होती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। आइसोनायाज़िड, रिफैम्पिन, इथम्ब्यूटोल और पायराज़िनामाइड, और टोटल होता है 6 महीने का कोर्स। क्या बेसिकली करते हैं कि पहले 2 महीने कंटिन्यूअसली चारों ड्रग्स दी जाती हैं, यानी आइसोनायाज़िड, रिफैम्पिन, इथम्ब्यूटोल और पायराज़िनामाइड। पहले 2 महीने चारों ड्रग्स देंगे और अगले 4 महीने जो बच जाते हैं 6 महीनों में से, वहाँ पे फिर आप इथम्ब्यूटोल और पायराज़िनामाइड नहीं देते। फिर आप सिर्फ आइसोनायाज़िड और रिफैम्पिन पेशेंट्स को देते हैं, यानी बाकी 4 महीनों में सिर्फ 2 ड्रग्स दी जाती हैं। सो ये तो फर्स्ट लाइन थेरेपी है कि अगर किसी बंदे को, किसी पेशेंट को टीबी हो जाती है, खुदा ना खास्ता फर्स्ट लाइन काम नहीं कर पाती, फिर हम मूव करते हैं सेकंड लाइन थेरेपी पे। सेकंड लाइन थेरेपी पे इस वजह से मूव करते हैं कि फर्स्ट लाइन या तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है या एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, यानी पहले ड्रग्स काम ही नहीं कर रही। सेकेंड लाइन ऑफ थेरेपी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है लेकिन टॉक्सिक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, कैप्रियोमाइसिन, साइक्लोसिरिन, इथियोनामाइड, बेडाक्विलीन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, मैक्रोलाइड्स, फिर ये ड्रग्स आती हैं। अगर फर्स्ट लाइन काम नहीं कर पाती, यानी पहली 4 ड्रग्स काम नहीं कर रही, फिर आप सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पे फोकस करते हो। अच्छा, जो मेन ड्रग्स हैं एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स, जैसे सबसे पहले बात हमने की आइसोनायाजिड की, तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो माइकोबैक्टीरियम होता है, माइकोबैक्टीरियल जो सेल वॉल होती है, वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज, पहली तो ये प्रोटीन, इसके अलावा बीटा केटो इसाइल सिंथेज, ठीक है, बीटा कीटो इसाइल सिंथेज ये एक प्रोटीन है, और एसाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेज ये दूसरी प्रोटीन है। दरअसल ये प्रोटीन्स बैक्टीरिया को ज़रूरत होती हैं, ठीक है। अगर हम इन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर दें, आपकी आइसोनियाजिड इन प्रोटीन्स को ब्लॉक कर देती है, तो इस वजह से बैक्टीरिया जो है वो अपनी सेल वॉल नहीं बना पाता, क्योंकि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ माइकोलिक एसिड। माइकोबैक्टीरियम की सेल वॉल में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कहलाता है माइकोलिक एसिड। तो अगर माइकोलिक एसिड आप ब्लॉक कर देते हैं बाय ब्लॉकिंग दीज एंजाइम्स, तो माइकोबैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाता, जिसकी थ्रू माइकोबैक्टीरियम की डेथ हो जाती है। तो जो आपकी मेडिसिन हैं, बेसिकली अगर आप अपनी मेडिसिन को देखें, स्पेक्ट्रम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम कनासी और कोई भी ग्रोइंग बेसिलाई, इन सब को आपकी ड्रग्स किल कर सकती हैं। लेकिन बैक्टीरिया भी क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने अंदर रेजिस्टेंस तो पैदा करता है। तो ये जो प्रोटीन है एसाइल कैरियर प्रोटीन, वो इसमें म्यूटेशन ला सकता है ताकि आपकी ड्रग उस पर काम ना करे, या फिर जो टारगेट एंजाइम्स है इसकी बहुत सारी ओवर एक्सप्रेशन कर देता है, ताकि जितनी ज़्यादा एक्सप्रेशन होगी तब भी वो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ करता रहेगा और आपकी ड्रग्स काम नहीं करेंगी। तो बैक्टीरिया के पास भी मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं अपने आप को रेजिस्टेंट बनाने के। इसके अलावा अगर हम आइसोनाइजिड की फार्मेकोकाइनेटिक्स की बात करें, तो ये टैबलेट्स की फॉर्म में आती है, यानी पर ओरल ये एब्जॉर्ब हो जाती है, तमाम बॉडी फ्लूइड्स में, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, मेटाबॉलिज्म होती है इसकी लिवर से, यानी एसिटाइलेशन और हाइड्रोलिसिस होती है, और किडनी के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होती है, यानी यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होती है। ज़रूरी बात याद रखें, इसके हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स, और वो क्या हैं कि इसके डायरेक्ट एडवर्स इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं लिवर के ऊपर, यानी ये हेपेटाइटिस करवा सकता है, हेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद आइसोनायाजिड। तो जिन लोगों को लिवर की प्रॉब्लम हो, वो ज़्यादातर आइसोनायाजिड को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आइसोनायाजिड की वजह से लिवर के ऊपर बुरा असर पड़ता है और हेपेटाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन अगर आपको नहीं पता कि कोई पेशेंट को हेपेटाइटिस है और आप उसको आइसोनाइजिड दे रहे हो, तो कंडीशंस फैटल हो सकती हैं, पेशेंट मर भी सकता है। इसके अलावा एक और चीज़, इसकी वजह से होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी आइसोनियाजिड की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, क्योंकि ये विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी कॉज करवा देता है। तो ज़्यादातर जिन लोगों को आइसोनियाजिड दी जाती है, उनके साथ साथ विटामिन बी 6 भी प्रेस्क्राइब किया जाता है, ताकि उनको प्रोटेक्ट रखा जा सके। द नेक्स्ट ड्रग इज कॉल्ड रिफामाइसिन्स। रिफामाइसिन्स एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसमें आपके पास आती है रिफैम्पिन,
रिफाब्यूटिन और रिफापेंटिन। ये जो लफ्ज़ है रिफेम्पिन, इसको हम रिफेम्पिसिन भी के नाम से भी जानते हैं। रिफेम्पिसिन या रिफेम्पिन ये एक ही मेडिसिन है। रिफेम्पिन क्या करती है कि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, आइसोनियाज़िड से भी ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। स्पेसिफिकली क्या करती है, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज़, ये इसका टारगेट होता है। आपकी ड्रग जाकर आरएनए पॉलीमरेज़ को ब्लॉक कर देती है, ताकि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ ना कर सके, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सेल की डेथ हो जाती है। स्पेक्ट्रम की बात करें तो रिफेम्पिसिन जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज़ हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम कनासी के अगेंस्ट, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के अगेंस्ट यूज़ हो सकती है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट भी ये ड्रग यूज़फुल है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें कि ये अब बैक्टीरिया अपने आप में रेजिस्टेंस कैसे पैदा करता है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज़ है दैट इज़ द टारगेट ऑफ योर ड्रग, वो अपनी आरएनए पॉलीमरेज़ में म्यूटेशन ले आते हैं ताकि आपकी ड्रग आरएनए पॉलीमरेज़ से बाइंड ही ना कर सके। इसके अलावा जो ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, सबसे पहले तो ये पर ओरल यानी टैबलेट की फॉर्म में ली जाती है, तमाम बॉडी फ्लूइड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इंटेरोहेपेटिक रिसाइक्लिंग भी होती है। यानी अगर लिवर में जा रही है, वहाँ से जीआईटी में जा रही है, तो यह वापस रिसाइकिल होके आती रहती है। मेटाबॉलिज्म होती है इसकी लिवर से, और जो बॉडी से एक्सक्रीशन है वो बाइल के थ्रू यानी लिवर, फीसिस, स्मॉल इंटेस्टाइन और साथ साथ यूरिन, यूरिन के थ्रू भी बॉडी से एलिमिनेट होती है। और इसकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यूरिन का कलर ऑरेंज टू रेड हो जाता है, दैट इज़ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ड्रग का कैरेक्टरिस्टिक है। ज़्यादातर पेशेंट को टेंशन हो जाती है कि उनके यूरिन में ब्लड आ रहा है, दरअसल यूरिन में ब्लड नहीं आता, वो मेडिसिन की वजह से यूरिन बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है। सो ये एक ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट है। एडवर्स इफ़ेक्ट्स देखें तो नोज़िया, वॉमिटिंग, रैशेस पड़ सकते हैं। ओवरऑल ड्रग टॉलरेट कर सकते हैं हम। और जो इंटरेक्शंस है वो बड़ा ज़रूरी पॉइंट है कि रिफेम्पिन्स को आपने किसी और ड्रग के साथ मिक्स नहीं करना होता, क्योंकि ये एंजाइम इंड्यूसर है। तो अगर एंजाइम की इंडक्शन करेगा तो एंजाइम बाकी ड्रग्स को बहुत जल्द मेटाबोलाइज कर देगा, जो हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। दैट मीन्स कि जब आप रिफेम्पिसिन किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो किसी दूसरी ड्रग के साथ इन कम्बिनेशन नहीं दें, बीच में 4-6 घंटे का गैप लाजमी रखें। नेक्स्ट ड्रग जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड पायराजिनामाइड। अब ये भी एक मेडिसिन है जो पहले 2 महीनों में दी जाती है, बाकी 4 महीनों में डिसकंटिन्यू कर दी जाती है। एग्जैक्टली पायराजिनामाइड अगर देखी जाए तो ये एक सिंथेटिक ड्रग है। सिंथेटिक आइसोनियाजिड के साथ इन कम्बिनेशन इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ रिफेम्पिन और इथम्ब्यूटोल के साथ भी कम्बिनेशन में इस्तेमाल होती है। बट द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। एग्जैक्टली किस तरह से ये काम करती है अभी तक अननोन है। हम ये जानते हैं कि बेसिकली जब आप ये ड्रग देते हो तो पहले ये मेटाबोलाइज होती है पायराजिनामिडेज, और इसके अलावा पायराजिनोइक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाती है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी होती है, और लिवर टॉक्सिसिटी के चांसेस भी इसकी ज़्यादा यानी लिवर टॉक्सिसिटी भी करवाती है। और ज़्यादातर जो क्लिनिकल बेनिफिट है पायराजिनामाइड से वो पहले 2 महीनों में आता है। दैट्स वाई पायराजिनामाइड को सिर्फ 2 महीनों तक यूज़ करते हैं, अगले 4 महीने इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। और लास्ट में हमारे पास जो ड्रग है विच इज़ कॉल्ड इथम्ब्यूटोल, ये भी एक बैक्टीरियोस्टेटिक एजेंट है जो पायराजिनामाइड के साथ इन कम्बिनेशन यूज़ होता है। आइसोनायाजिड और रिफेम्पिन के साथ भी कम्बिनेशन में यूज़ होती है इथम्ब्यूटोल। ये दरअसल क्या करती है कि बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम है एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज, तो ये आपकी ड्रग जो है एराबिनोसाइल ट्रांसफरेज को ब्लॉक कर देती है। जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है ना, तो बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल नहीं बना पाता, और जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। थ्रू आउट द बॉडी ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक्सक्रीशन इसकी यूरिन के थ्रू होती है। लेकिन याद रखें इसके बड़े ज़रूरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी ये इस तरह से न्यूराइटिस करवा देता है आँखों में कि लोगों की जो विजुअल एक्टिविटी है बहुत डिमिनिश हो जाती है, यानी आपको सही से दिखाई नहीं दे पाता बिकॉज़ ऑफ दैट ड्रग, पहली बात। दूसरी बात ये आपको कलर ब्लाइंड बनाती है, ग्रीन और रेड के बीच में फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा
यूरिक एसिड की जो एक्सक्रीशन है उसको डिक्रीज करता है। यानी अगर लोगों को गाउट का इशू है, यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो ईथम्ब्यूटोल उनका यूरिक एसिड मजीद बढ़ा देता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है। सो यहाँ तक जो हमने बात की दैट वाज अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे माइकोबैक्टीरियम लेप्री की, जो कि डिजीज काज करता है लेप्रेसी। तो इसकी हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। अब तक जो हमने देखा है दैट इज कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस करता क्या है, ये बेसिकली टीबी कॉज करता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस कॉज कर सकता है लंग्स में, किडनी में, ब्रेन में और बोन्स के अंदर। और इसके जो मेजर ड्रग्स हैं वो सिर्फ 4 हैं, जो कि फर्स्ट लाइन थेरेपी है, आइसोनायाजिड, रिफेम्पिसिन, इथम्ब्यूटोल और पायरासिनामाइड। 6 महीनों का कोर्स है। पहले 2 महीनों में आप चारों ड्रग्स इस्तेमाल करेंगे और अगले 4 महीनों में बाकी आप में से इथम्ब्यूटोल और पायरासिनामाइड हटा देंगे और सिर्फ आइसोनायाजिड और रिफेम्पिन का इस्तेमाल जारी रखेंगे। सो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस।